सो अब आता है हमारे पास एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर इन ऑक्सो एनाइंस। तो ऑक्सो एनाइंस में, तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा ऑक्सो एनाइन क्या है। पहले हेडिंग डाल दो, एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम एंड एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर इन ऑक्सो एनाइंस। ऑक्सो एनाइंस, तो ये आपकी हेडिंग हो गई। एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम एंड एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर इन ऑक्सो एनाइंस। देखो ऑक्सो एनाइंस होते हैं जिनमें ऐसे मतलब सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन होता है। मतलब यहाँ पर मैं सारे के सारे वो बताऊंगा आपको जिनमें सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन हो। जिनमें सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन होता है वो सारे के सारे ऑक्सो एनाइंस होते हैं। और ये कहाँ से बनते हैं? तो ऑक्सी एसिड से ये बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर अब अगला आता है कि आप बोलोगे कि एवरेज क्यों लिखा। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा, चार्ज जो होगा वो एक ही एटम पर नहीं रहता, वो पूरे के पूरे पर घूमता है। क्योंकि आई होप आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हम रेजोनेंस वगैरह देखते हैं तो नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस दिखाता है। तो रेजोनेंस दिखाता है तो वहाँ पर हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस एंड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है जो एक्सओ बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड पेयर होंगे, एक्सओ बॉन्ड पेयर जो होंगे, एक्सओ बॉन्ड पेयर जो होंगे वो सारे के सारे अगर रेजोनेंस में जा रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस। जैसे 4 में से 3 ही रेजोनेंस में गए तो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस का केस है। ये सारे के सारे केसेस में यहाँ पर जो पढ़ाऊंगा आपको वो है इक्विवेलेंट रेजोनेंस के। तो एवरेज पहले आपको समझ में आया होगा क्योंकि वो एक एटम पर नहीं रहता, पूरे के पूरे पर घूमता है, सभी पेयर्स बॉन्ड पेयर्स पे घूमेगा वो। तो दैट्स वाई यहाँ पर एवरेज हम लिखते हैं। सो अब आता है आपका यहाँ पर क्या क्या होता है। जैसे कार्बोनेट CO3 2 माइनस, जैसे हमारे पास SO4 2 माइनस, NO2 माइनस, PO4 3 माइनस। ये क्या है? ऑक्सो एनायंस। ये कहाँ से बना? H2CO3 से। ये कहाँ से बना? H2SO4 से ये वाला बना। ये कहाँ से बना? HNO2 से। और ये कैसे बना? H3PO4 से, फॉस्फोरिक एसिड। ये ऐसे बने हैं। जब इसने 2 H+ को रिलीज़ किया, माइनस किया, तब ये बना। H+ को निकाला, ये बना। यहाँ पर भी क्या हुआ है? 2 H+ निकले हैं, यहाँ पर H+ निकला है, यहाँ पर 3 H+ निकले हैं। तो ये जितने भी हैं ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑक्सी एसिड्स। और ऑक्सी एसिड से ये क्या बनता है? ऑक्सो एनायंस। मतलब जिनमें सराउंडिंग एटम देखो सिर्फ ऑक्सीजन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ हम वही देखेंगे। तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर्स के लिए कुछ ट्रिक बताऊंगा, इतना आसान आपके लिए हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना और स्ट्रक्चर बनाना। आप सिर्फ देखोगे, आप स्ट्रक्चर बना लोगे। तो पहले मैं वो आपको वो लिखाऊंगा। पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। फॉर्मल चार्ज के लिए देखो, अगर ऑक्सीजन पर चार्ज 0 है, अगर चार्ज 0 है तो डबल बॉन्ड होता है।
या ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है अगर ज़ीरो चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। लेकिन अगर आपका -1 है तो -1 अगर चार्ज है तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होगा। -1 अगर ऑक्सीजन पे है तो वो सिंगल बॉन्डेड होगा। और अगर +1 है, +1 अगर है तो ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्डेड होगा। ट्रिपल बॉन्डेड में ये केसेस पॉसिबल हैं। आपको इतने सवाल यहाँ से मिलेंगे, लगभग सवाल ऑक्सीजन ही होता है सराउंडिंग एटम, लगभग क्वेश्चंस के अंदर सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन होता है। तो मतलब जब ऑक्सीजन पर चार्ज ज़ीरो होगा, जब ऑक्सीजन पर चार्ज ज़ीरो होगा तो डबल बॉन्ड, और जब हमारे पास -1 चार्ज होगा तो सिंगल बॉन्ड, और अगर +1 चार्ज है, अगर +1 चार्ज है तो वो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्डेड। तो पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो, ये ट्रिक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसको पहले पॉज करो, नोट करो जल्दी से। अब मैं आपको बताता हूँ हम किस किस का स्ट्रक्चर लिखेंगे। देखो पहले यहाँ पर जैसे SO4 2-, जैसे NO2-, तीसरा PO4 3-, तो ये भी आपका हो जाएगा PO4 3-। चौथा ClO-, पांचवा ClO2-, छठा ClO3-, सातवां जैसे CrO4 2-, आठवां MnO4-, ये D&A ब्लॉक के अंदर आप देखोगे ये। अच्छा CrO4 D&A ब्लॉक के अंदर देखोगे। जैसे नौवां, तो यहीं पर हम स्ट्रक्चर सीख लेंगे तो वहाँ आसानी आ जाएगी। तो नौवां MnO4 2-। तो इतने स्ट्रक्चर्स, तो 9 स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे। इनमें हम देखेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर, एक जगह स्ट्रक्चर के लिए छोड़ो, और एवरेज FC में लिख रहा हूँ, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, और यहाँ एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर, एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर के लिए BO में लिख रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप BO लिख सकते हो। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब यहाँ से हम स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो करें हम स्टार्ट स्ट्रक्चर बनाना। तो चलिए पहला हम लेते हैं सल्फेट SO4, तो इसमें सेंट्रल एटम सल्फर होगा। तो 2 पे 4 है, 4 के लिए स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनता है। जैसे आप कैसे भी बनाओ, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। अब मैंने ऐसे बना दिया क्योंकि टेट्राहेड्रल होता है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। देखो सल्फर पर -1 चार्ज अगर किसी भी ऑक्सीजन पर है, मैंने आपको अभी ट्रिक सिखाई, -1 चार्ज अगर किसी पे भी है सिंगल बॉन्डेड होगा। तो पहले सिंगल बॉन्ड सभी बना लो। तो -2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है और वो सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे। यानी अगर इस पे मैंने माइनस लगा दिया तो ये सिंगल बॉन्डेड रहेगा, ये भी सिंगल बॉन्डेड। मतलब 2 ऑक्सीजन जिन पे कुछ चार्ज नहीं है, मतलब 0 चार्ज, और 0 चार्ज मतलब डबल बॉन्ड। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ आप स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो ऐसे मैंने बनाया है, आप ऐसे बना लो, ऐसे 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 ऐसे, किसी भी तरीके से बनाओ। अब एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ये यहाँ से नहीं, ये लुईस अकॉर्डिंग यही है, लुईस के अकॉर्डिंग यही है। तो देखो यहाँ पर कितना था, 2 पर माइनस, अगर इस पे माइनस मैंने लगा दिया, इस पर मैंने माइनस लगा दिया, तो माइनस चार्ज मतलब सिंगल बॉन्डेड। आप टेबल को देखो जो मैंने अभी बनाई, बाकी डबल बॉन्डेड, ये भी डबल बॉन्डेड, ये भी डबल बॉन्डेड। तो स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, दोनों सही हैं, अभी के लिए दोनों सही हैं।
लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग दोनों सही है, क्योंकि वहाँ पर आपको शेप पूछेगा ही नहीं, वहाँ पे आपको इनका पूछेगा। तो स्ट्रक्चर कोई सा भी बनाओ, आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। अब आता है एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। एवरेज फॉर्मल चार्ज, अब यहाँ पर देखो माइनस और माइनस, तो टोटल चार्ज कितना है -2, तो ऐसे निकालो -2 डिवाइडेड बाय कितने पर ये -2 घूमेगा। जैसे नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस, तो रेजोनेंस हो रहा है कितने एटम्स पर। तो जब भी ऐसा पूछेगा ना कि एवरेज फॉर्मल चार्ज इस पे बताओ, तो सराउंडिंग एटम जितने होंगे बस उतना आप डिवाइड बाय कर दो, आपका फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। कितने सराउंडिंग एटम है, ये कौन सा था हमारे पास, सल्फेट, पहला हमने लिया था सल्फेट, SO4 2-, सल्फेट लिया था। सराउंडिंग एटम कितने हैं 4, तो 4 पर घूमेगा। एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है, जैसे एक्स ये होगा और जैसे ये एक्सओ बॉन्ड ऑर्डर, ये एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर, ये तीसरा बॉन्ड पेयर, ये चौथा बॉन्ड पेयर, ये नेगेटिव चार्ज सभी पर घूमेगा, ये नेगेटिव चार्ज सभी पर घूमेगा। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस का केस है, किसका केस है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस का केस है। तो एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर में भी आपको क्या देखना है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता भी दिया था। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखो कितने हैं, 2 2 4 5 6। पहले बॉन्ड ऑर्डर में लिखा लेता हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो हमें अब देखना है कि एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर। तो अब एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, तो ये एक्स ओ बॉन्ड ऑर्डर, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मैंने आपको बता दिया। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 2 2 4 2 6, 6 बॉन्ड्स हैं। तो 6 बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय कितने पर ये बॉन्ड घूमेंगे, तो ये एक पेयर हुआ, XO1 XO2 XO3 XO4। इसके लिए भी आप सीधे सराउंडिंग एटम जितने हैं डिवाइड कर दो, 4 हैं तो डिवाइडेड बाय 4। आपका क्या निकल के आएगा, आपका आसानी से एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा। तो अब हम अगला चलेंगे, दैट इज NO2-। यहाँ क्या था, एवरेज एक्सओ बॉन्ड ऑर्डर। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर NO2 का, NO2- का देखो, एक सबसे पहले सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा। आप किसी भी तरीके से, मैं नॉर्मली ये बनाता हूँ स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको लगता होगा कि थोड़ा ये शेप कैसे ये बना रहा है, मैं सीधे नॉर्मल बनाता हूँ। NO2 है तो ये एक ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन। मैंने बोला था अगर किसी भी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब वो सिंगल बॉन्डेड है, तो एक यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, NO2 माइनस। एक के ऊपर अगर किसी के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर भी अगर आपने माइनस लगाया, वो सिंगल बॉन्डेड होगा। और ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज अगर नहीं है, इफ एनी ऑक्सीजन एटम विच इज नो चार्ज, तो वो डबल बॉन्डेड होगा। तो ये डबल बॉन्डेड होगा, तो ये ऐसे होगा, तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा। और एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम के ऊपर कितना होगा, एवरेज फॉर्मल चार्ज, तो -1 डिवाइडेड बाय, ये कितने पे घूम रहा है, सराउंडिंग एटम 2 हैं, तो ये एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 2 1 3, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 डिवाइडेड बाय सराउंडिंग एटम 2, 3/2। पॉज करो, नोट करो इसको जल्दी से। फॉस्फेट है, PO4 3-, PO4 3-, फॉस्फेट। तो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम होगा, तो 3 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है,
तो सिंगल बॉन्डेड हो गए और एक डबल बॉन्डेड होगा। एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे बताओ, तो -3 है। कितने पर घूम रहा है? 4 एटम्स हैं, 4 पर घूम रहा है। एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर बताओ, एक्सओ बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है, 3 ये और 2 ये, 5, 5 डिवाइडेड बाई 4 जितने सराउंडिंग है। पॉज करो, नोट करो जल्दी से इसको। तो -3/4 ये ऐसा होगा। तो आगे चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। अब चौथा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। सो ये जो है आपका डेट इज ClO2-। यहाँ पर CO3 कार्बोनेट, ClO2-, हमको यहाँ पर देखना है ClO2-। तो इसके ऊपर एवरेज फॉर्मल चार्ज कितना होगा? ClO2 का स्ट्रक्चर सबसे पहले हमको बनाना है। तो फ्लोरीन का होता है हमारे पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है 4, क्लोरीन 3 होता है और ऑक्सीजन 2 होता है, तो ऑक्सीजन आएगा। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एक क्लोरीन, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बना। और एवरेज फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालेंगे? और एवरेज फॉर्मल चार्ज के लिए आप ध्यान से देखना, -1 डिवाइडेड बाई सराउंडिंग कितने हैं? 2। एक्सो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 3 बॉन्ड, कितने हैं टोटल सराउंडिंग एटम? 2। तो ये हो जाएगा आपका ClO2-, ClO2-, जो कि 5वां है। फिर हम चौथा देखेंगे, कार्बोनेट आयन, CO3-, CO3-, चौथा। CO3-, हमारे पास कैसा होता है? डेट इज कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, 2 पर माइनस चार्ज, वो सिंगल बॉन्डेड और बाकी डबल बॉन्डेड। और एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे कितना होगा? -2 डिवाइडेड बाय टोटल सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3। और एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 4। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3। ये सराउंडिंग एटम 3, ये वाला भी हो गया हमारे पास। अब ClO3-, छठा ClO3-, जिसपे माइनस वो सिंगल बाकी डबल। ClO3 पर एवरेज फॉर्मल चार्ज कितना होगा? -1 डिवाइडेड बाई सराउंडिंग कितने हैं? 3। नंबर ऑफ बॉन्ड 2 3 4, 4 बॉन्ड, तो एक्सो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 4 बॉन्ड डिवाइडेड बाई टोटल सराउंडिंग एटम 3, तो 4/3। तो ClO3 का भी आपको समझ में आया होगा। ClO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? हमारे पास ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इस पे माइनस चार्ज, इस पे एक ही पे माइनस चार्ज है, तो ये डबल होगा, ये भी डबल होगा। अब एवरेज फॉर्मल चार्ज -1 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 2 4 5, 5/3। तो ये वाला भी हो गया छठा। अब 7वां,
अब आपको समझ में आ गया होगा। सातवां कैसा है हमारे पास, CrO4 2-। एक क्रोमियम और 4 ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन। तो 2 पर माइनस चार्ज है, मतलब ये सिंगल बॉन्डेड है। ये भी डबल बॉन्डेड होगा। तो इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालो और एक्सो बॉन्ड ऑर्डर निकालो जल्दी से। एवरेज फॉर्मल चार्ज कितना होगा, -2 डिवाइडेड बाई 4। एक्सो बॉन्ड ऑर्डर 2 2 4 2 6, 6/4। ये वाला भी हो गया। अब हमारे पास आठवां, आता है हमारे पास MnO4 माइनस Mn, एक ऑक्सीजन, 3 और 4 ऑक्सीजन। तो मैंगनीज में तो ये आ गया मैंगनीज का। तो एक है तो एक सिंगल बॉन्ड, बाकी सारे डबल बॉन्ड, कोई चार्ज नहीं तो डबल बॉन्ड। तो एवरेज फॉर्मल चार्ज कितना होगा, एक पे माइनस है तो -1 डिवाइडेड बाई सराउंडिंग एटम 4। एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 2 4 2 6 और 7। 7 बॉन्ड कितने पे हैं, 4 सराउंडिंग। तो ये भी हो गया आपका। और MnO4 2- में इनको मैं एक बार आपको साथ में रिलेट करके दिखाता हूँ। पहले MnO4 2- भी दिखा देता हूँ। जैसे 2- कैसे बनेगा स्ट्रक्चर इसका, 1 3 और 4 ऑक्सीजन, ये सिंगल, ये सिंगल, ये डबल, ये डबल। ऑक्सीजन पे कितना फॉर्मल चार्ज होगा, -2 डिवाइडेड बाई 4। एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 2 2 4 2 6, 6/4। तो ये अब मैं आपको दोनों को रिलेट करके बताता हूँ, देखना दोनों के स्ट्रक्चर में। आपको बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बारे में देखना है, क्योंकि ये आपको डी एंड ए ब्लॉक के अंदर भी आपको ये दिखेगा। MnO4- और MnO4 2- दोनों का स्ट्रक्चर जो है डी एंड ए ब्लॉक के अंदर है। MnO4- होता है पर मैग्नेट आयन, MnO4- पर मैग्नेट आयन होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले MnO4- स्ट्रक्चर ये है। ये माइनस, ये माइनस, बाकी डबल बॉन्ड। ये हो गया MnO4-। MnO4 2- कैसा होता है, ये हो गया आपका Mn, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 2 पे माइनस, इस पे डबल बॉन्ड, तो ये भी डबल बॉन्ड। ये आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर बनाना तो आपने सीख लिया। अब यहाँ पर पूछता है कि बताओ कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड उतने ज़्यादा बनाए, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दिखाया ग्राफ में कि जितना ज़्यादा
बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड उतने ज़्यादा बनाए हैं, मतलब अट्रैक्शन उतना ज़्यादा हुआ है। बॉन्ड इज ऑल अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर मतलब उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, मतलब उतना डिस्टेंस कम होगा, उतना डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। सो द बॉन्ड लेंथ विल बी डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर देखा जाए दोनों में किसका ज़्यादा है, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, क्या MnO4 माइनस का ज़्यादा है, MnO4 माइनस और MnO4 2 माइनस। और अगला बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ भी बताओ, MnO4 माइनस और MnO4 2 माइनस, बताओ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर तो आपको पता ही होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड किस में ज़्यादा है, जिस पे चार्ज कम होगा ना, जिस पे चार्ज कम होगा मतलब उस पर डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे, तो इस पे चार्ज कम, इस पे ज़्यादा, मतलब इस पे नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड इसके ज़्यादा हो गए। सो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, जिस पे चार्ज जितना कम होगा उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतने ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने ज़्यादा मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा इसका। अब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन उतना ज़्यादा, अट्रैक्शन जितना ज़्यादा तो लेंथ तो बॉन्ड की कम हो जाएगी ना, बॉन्ड लेंथ कम। ये हम आगे भी देखेंगे थ्योरीज़ के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। लेकिन मैंने आपको यहाँ समझा दिया, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, अट्रैक्शन जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम। अगर वो आप बॉन्ड से भी देखोगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम, लेकिन अट्रैक्शन हुआ है तो लेंथ तो कम होगी, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ कम। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, तो उल्टा चलेगा खेल। तो ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ ओक्टेट रूल। आज हम कोसल लुईस अप्रोच को ख़त्म कर देंगे। लिमिटेशंस ऑफ ओक्टेट रूल। सबसे पहला हाइपोवैलेंट स्पीशी, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवैलेंट। हाइपो मतलब होता है लेस, मतलब लेस देन 8, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल में है, 8 से कम है तो हाइपोवैलेंट कहलाती है, हाइपोवैलेंट स्पीशीज कहलाती है। तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेंगे, यही तो लिमिटेशन होगी। लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल में है तो वो ऑक्टेट रूल जो है उसको फॉलो अप नहीं करेगा। तो यहाँ पर बेरिलियम के कंपाउंड होते हैं, बेरिलियम के कंपाउंड होते हैं, बोरोन के कंपाउंड होते हैं, एल्यूमिनियम के कंपाउंड होते हैं और टिन के कंपाउंड। तो ये सारे के सारे हाइपोवैलेंट होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इतना आपको समझ में आया होगा कि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस शेल में है तो हाइपोवैलेंट स्पीशीज होती है। जैसे पहला बेरिलियम, बेरिलियम का कंपाउंड देखो, जितने भी मैंने कंपाउंड बताए, जैसे पहला बेरिलियम, बेरिलियम के कंपाउंड ले लो, बोरोन के कंपाउंड ले लो आप, आप एल्युमिनियम के कंपाउंड ले लो, आप टिन के कंपाउंड ले लो, किसी का भी कंपाउंड ले लो। अगर आपने इनमें मतलब अगर आपने बेरिलियम, बोरोन, एल्युमिनियम और टिन का कोई भी कंपाउंड लिया, और अगर ये एक्सक्लूसिव बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सराउंडिंग एटम ऐसा एटम है जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, अगर सराउंडेड एटम ऐसा एटम है जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो वो ऑलवेज हाइपोवैलेंट होगा। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या
अगर जितने भी मैंने बताए, बेरिलियम का, बोरोन का, एल्युमिनियम का और टिन का, अगर इनका कोई भी कंपाउंड है और सराउंडिंग एटम अगर ऐसा है जो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो ऑलवेज हाइपोवैलेंट, मतलब 8 से कम होगा। देखना जैसे सराउंडिंग एटम जैसे जिसमें जो एक बनाता है, जो एक बॉन्ड बनाता है, जैसे BeH2 हो सकता है, BeF2 हो गया, BeCl2 हो गया, जैसे BeBr2, जैसे BeI2, जैसे BeCH3 होल ट्वाइस। तो ये सारे के सारे हमारे पास कौन से होंगे? हाइपोवैलेंट। जैसे बेरिलियम जो होता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 1s2 और 2s2। तो इसका आउटरमोस्ट शेल 2s है, जो वैलेंस शेल है इसका 2s है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 2 और 2, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पर प्रेजेंट है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्रेजेंट है। और बेरिलियम किस में आता है? सेकंड पीरियड में आता है, और सेकंड पीरियड के पास p ऑर्बिटल भी होता है, क्योंकि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखाया हुआ है, पहले के पास s होता है, दूसरे के पास sp होता है, s भी है p भी है इसके पास, तो इसके पास डब्बे भी होंगे, 2 वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं इसके पास। तो बेरिलियम का कंपाउंड, मतलब ये आप एक्सक्लूसिव बात अलग साइड से लिख सकते हो कि बेरिलियम, बोरोन, एल्युमिनियम, इनके कोई भी कंपाउंड आप ले लो, और सराउंडिंग एटम अगर ऐसा है जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑलवेज हाइपोवैलेंट होगा। तो ये सारे के सारे। अगला बोरोन का, ये मैं कैसे लिख पा रहा हूं? अगर आपको ये देखना है कैसे, तो बोरोन वैलेंसी कितनी होती है? मैंने बोला था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने 4 तक अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी है, लेकिन 4 से ज़्यादा अगर वो होता है तो 8 से माइनस करो, आपकी वैलेंसी आ जाएगी। तो इसका 3 ही है, तो इसका 3, इसका मतलब सराउंडेड एटम अगर ऐसा है जो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसकी ऑलवेज वैलेंसी 1, तो BX3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा। तो ऐसे करके मैं बना रहा हूँ ये कंपाउंड, तो आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझनी है बात है। जैसे यहाँ पर BH3 हो सकता है, अच्छा BF3, BCl3, BBr3, BI3, BCH3 होल थ्राइस, ये भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ये सारे के सारे। देखो बोरोन, ये मैं विस्पर थ्योरी से बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। अभी आपने विस्पर थ्योरी नहीं पढ़ी है, किसी भी तरीके से आप वैसे ही बनाओ जैसे आप बनाते हो, एक यहाँ और ऐसे। तो देखो बोरोन सेकंड पीरियड से है, S भी है, P भी है, 2s2 2p1 होता है। ये क्या होता है? 2s2 2p1। तो यहां पर कितने? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 2s2 2p1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके पास भी, बोरोन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि 2p1 भले ही है लेकिन अभी भी तो ऑर्बिटल है, तो इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, बोरोन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास बोरोन के अंदर है।
बेरिलियम का कंपाउंड, दूसरा बोरोन का कंपाउंड। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 होते हैं। तो ये, तो अभी तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं। सो तीसरा आता है हमारे पास एल्युमिनियम का कंपाउंड AlX3, क्योंकि ये भी उसी ग्रुप से बिलोंग करता है जिसमें, जैसे इसमें AlH3, AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, AlCH3 होल थ्राइस। तो ये सारे के सारे कंपाउंड, जैसे एल्युमिनियम, ये भी उसी से आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके भी 3 हैं, इसके पास भी ऑर्बिटल खाली होगा। इसमें भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, AlF3। ये एक्सेप्शन है, देखो AlF3, इसमें Al और F, Al ये 3 प्लस F माइनस। देखो एल्युमिनियम किस पीरियड से बिलोंग करता है? एल्युमिनियम किस पीरियड से बिलोंग करता है? बोरोन सेकंड पीरियड से आता है, एल्युमिनियम थर्ड पीरियड से, यानी 3s2 3p1, 3s2 3p1। ये सेकंड पीरियड से 2s2 2p5, 2p5। तो यहां पर क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकाल दिए, क्योंकि प्लस से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो 1s2 2s2, अब 1s2 2s2 और 2p6, तो यहां पर बचेगा 2s2 2p6। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, ध्यान देना, यहाँ से ये निकाल दिए, ये निकाल दिए, तो ये क्या बचेगा 2s2 2p6। फिर ही तो आता है 3s2 3p1, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, तो ये अब क्या हो जाएगा 2s2 2p6। तो देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ये वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं लग रहा है आपको? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह हमको लगता है। तो ये हो जाएगा 2s2 3s2 3p6, ये वाला देखो, ये हो जाएगा 3s2 3p6, ये हो जाएगा 2s2 2p6। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला केस है, तो ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, और ये आयनिक है। आयनिक मतलब चार्ज है ना, तो ये AlF3। सो AlF3 इज द आयनिक कंपाउंड। ये क्या है, आयनिक है, और फॉलो करता है ऑक्टेट रूल। आप इसको अच्छे से लिखना, ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है AlF3। तो ये याद रखना कि ये आपको घुमा सकता है, AlF3 जो है आयनिक है। तो एल्युमिनियम के कंपाउंड भी आपको समझ में आए होंगे, बाकी तो वैसा ही है, ये एक्सेप्शन है बस। तो ये इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। चौथा था टिन का, SnCl2 एटसेट्रा। टिन का जैसे टिन का क्लोराइड ऐसा है Sn, ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। ये क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो 2s2 2p2 है। टू 2s2 2p2,
तो इसके लोन पेयर भी हैं, 2 तो इसने दे दिया, अभी 2 और हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, 2, 2, 4 और 2, 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये आना चाहिए समझ आपको, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टिन के अंदर है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से, बस फिर हम चलते हैं हाइपर वैलेंट स्पीशीज़ की ओर। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपर वैलेंट स्पीशी। हाइपर वैलेंट स्पीशी या इलेक्ट्रॉन रिच कह सकते हो। मॉलिक्यूल्स, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मोर देन 8 होंगे। 8 से ज़्यादा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए तो हाइपर वैलेंट स्पीशी। जैसे इसमें एक PCl5, दूसरा SF6, तीसरा IF7। हाइपर वैलेंट। जैसे PCl5 विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप वैसे ही बना सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ PCl5 कैसे दिखता है। Cl5 है, K शेप ऐसा, PCl5 तो ऐसे, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और पांचों यूज हो गए। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब 8 से ज़्यादा, और 8 से ज़्यादा हो गए तो हाइपर वैलेंट स्पीशी। SF6 में भी आप देख सकते हो, जैसे इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। देखो SF6, ये F, ये F, ये F, ये F। तो बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड टोटल 6 है, 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन है, हाइपर वैलेंट स्पीशी है। यहां से भी आप देख सकते हो, जैसे IF7, इसमें 7 हैं, इसमें 7 हैं। ये वाला F, 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 F। तो IF7 7 मतलब, जैसे अगर सराउंडिंग एटम देखो, यहाँ पर सारे सराउंडिंग एटम ऐसे हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और 5 अगर है मतलब 5 बॉन्ड बनाए। देखो तीसरा क्या आता है हमारे पास, एग्जिस्टेंस ऑफ compounds of inert gases with oxygen and फ्लोरीन। इनके साथ भी इनके कंपाउंड जो है देखे गए, मतलब इनर्ट गैसेस के कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ भी देखे गए और फ्लोरीन के साथ भी। जैसे हमारे पास XeF2, जैसे हमारे पास KrF2, जैसे हमारे पास XeOF2 एट्सट्रा। देखो यहाँ पर मैं आपको एक एक्सक्लूसिव बात बता देता हूँ कि जीनॉन के जितने भी कंपाउंड होंगे ऑलवेज हाइपर वैलेंट। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि नोबल गैसेस है, इनर्ट गैसेस है। पहले ही इनके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी ये किसी दूसरे के साथ कंपाउंड बनाएगा तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हाइपर वैलेंट स्पीशी होगी। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा, चौथा आता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एग्जिस्टेंस ऑफ
ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, जैसे हमारे पास NO हो गया, NO2 हो गया, CH3 हो गया, CF3 हो गया, ClO हो गया, ClO2 हो गया, ClO3 हो गया, तो इन पे सब पे डॉट। मतलब ये ऐसे कंपाउंड हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाने के बाद, बॉन्ड बन गए, बॉन्ड बनने के बाद इनमें एक इलेक्ट्रॉन बच गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बच गया, तो इन्हें कहा जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। 1, 3, 5, 7 ये उनमें होते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। और ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पर भी आपको दिखे पैरामैग्नेटिक। तो ये 4 आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम 5वां देखेंगे, पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो। देखो अगला जो भी पॉइंट आ रहा है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी of molecules and being totally silent about the energy, about the energy of molecules। तो ये मॉलिक्यूल्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये जो थ्योरी थी ऑक्टेट रूल या कोसल लुईस अप्रोच, ये जो है ये रिलेटिव स्टेबिलिटी जो थी मॉलिक्यूल्स की वो नहीं बता पाई। और ये जो है मॉलिक्यूल्स की एनर्जी के बारे में भी ये टोटली साइलेंट रही, ये थ्योरी कुछ नहीं बताती थी। और अगली लिमिटेशन, इट डज नॉट एक्सप्लेन the shape of molecules। मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में भी ये टोटली साइलेंट रही, मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में भी इसने कुछ नहीं बताया। तो वो जो मैं अभी शेप बना रहा था वो विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग है। इस थ्योरी ने ना शेप बताया, ना स्टेबिलिटी बताई, ना एनर्जी बताई, उनके बारे में टोटली ये थ्योरी जो थी साइलेंट थी। तो ये आपका लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल है। पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो। देखो हाइपरवैलेंट स्पीशी के लिए मैं आपको कुछ बताता हूं। हाइपरवैलेंट स्पीशीज, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया हाइपरवैलेंट स्पीशी, जैसे SF6, IF7, PCl5। तो अगर आपका सेंट्रल एटम 3, 4, 5, 6 पीरियड से बिलोंग करता है, अगर सेंट्रल एटम आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इन पीरियड से अगर बिलोंग करता है, तो वो हमारे पास हाइपरवैलेंट स्पीशीज, मतलब वो जो है वो हाइपरवैलेंट स्पीशीज बना सकता है, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन स्टेट होनी चाहिए, सेंट्रल एटम की स्टेट एक्साइटेड होनी चाहिए, सेंट्रल एटम होना चाहिए एक्साइटेड स्टेट में। तभी ये चलेगा एक्साइटेड स्टेट में, मतलब क्योंकि थर्ड पीरियड 3, 4, 5, 6 तो इनमें डी ऑर्बिटल भी आता है। तो डी ऑर्बिटल का होना और मैं एक्साइटेड स्टेट बता रहा हूँ ना, तो एक्साइटेड स्टेट में जब जैसे ही डी ऑर्बिटल का यूज़ होगा, पहले एस बढ़ता है, फिर पी बढ़ता है, फिर डी बढ़ता है, जैसे ही डी ऑर्बिटल का यूज़ होगा मतलब हाइपरवैलेंट स्पीशी। एस और पी 4 ऑर्बिटल हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज़्यादा हाइपरवैलेंट स्पीशी। डी के अंदर जैसे ही चला गया हाइपरवैलेंट। यहाँ आप देख सकते हो डी ऑर्बिटल का जैसे यूज़ हो, डी ऑर्बिटल का अगर यूज़ हुआ
ऑलवेज हाइपरवैलेंट। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हो कि अगर सेंट्रल एटम इस पीरियड से है लेकिन एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए, या अगर उसका डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है तब ऐसा होगा। सो आई होप अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, या आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं अगले लेक्चर में उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और कल हम पढ़ने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोसल ल्यूइस अप्रोच यहाँ पर ख़त्म हो गई है आपकी। कोसल ल्यूइस अप्रोच यहाँ पर फिनिश, और कल हम पढ़ने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड।